इंडिया का अगला इकोनॉमिक क्राइसिस किसी वॉर की वजह से नहीं, स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से नहीं, चाइना या यूएस की वजह से भी नहीं, बल्कि पैसिफिक ओशन की वजह से हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी को आज सबसे बड़ा झटका एक वेदर इवेंट दे ही सकता है। नाम है इसका सुपर एल नीनो और एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ये फुल पावर में एक्टिवेट हुआ तो इसका इम्पैक्ट 2009 ड्रॉट से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। आइए पहले जानते हैं कि एल नीनो आखिर होता क्या है। तो बता दें कि हर कुछ सालों में पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अब नॉर्मल तरीके से गर्म हो जाता है, यानी काफी बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को एल नीनो कहते हैं और इंडिया के लिए एल नीनो यूजुअली मुश्किल बनकर ही आता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून को वीक कर देता है और वही मानसून इंडिया की सालाना रेनफॉल का लगभग 70% प्रोवाइड करता है। अब यहाँ प्रॉब्लम समझिए, ये सिर्फ बारिश की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी की स्टोरी है, क्योंकि इंडिया की एग्रीकल्चर आज भी हेविली बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। लगभग 60% इंडियन फार्मर्स डायरेक्टली मॉनसून रेन पर निर्भर करते हैं। मतलब अगर मॉनसून वीक हुआ यानी कम पड़ा तो इम्पैक्ट सिर्फ गांव तक लिमिटेड नहीं रहेगा, हमारे शहरों तक, हमारी किचन, हमारी जेब तक पहुंचेगा। पूरा इकोनॉमिक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है इससे। अर्ली वार्निंग साइंस तो ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं। आईएमडी ने ऑलरेडी वार्निंग दी है कि साल 2026 की रेनफॉल नॉर्मल से लगभग 6% कम हो सकती है। अब सुनने में 6% आपको ज्यादा डेंजरस नहीं लगेगा, लेकिन इंडिया का फार्मिंग सिस्टम रेनफॉल की टाइमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह निर्भर करता है। अगर बारिश लेट आई या जल्द रुक जाए या अनइवन हो तो क्रॉप्स डायरेक्टली डैमेज होती हैं। फॉर्मर अर्थ साइंसेज सेक्रेटरी माधवन राजीवन ने रिसेंटली वार्निंग दी थी कि क्लाइमेट मॉडल सीवियर एल नीनो कंडीशंस की तरफ सिग्नल कर रहे हैं और हिस्टोरिकली ये इंडिया के लिए कभी गुड न्यूज नहीं रही है। 1951 के बाद जितने भी एल नीनो ईयर्स आए उनमें से लगभग 60% ईयर्स में इंडिया को बिलो एवरेज रेनफॉल मिला। साल 2009 आपको याद है, इंडिया ने अपने वर्स्ट ड्रॉट यानी सूखा साल देखा था। उस साल मॉनसून रेनफॉल लॉन्ग टर्म एवरेज का 78% था। रिजल्ट क्या आया कि फार्म आउटपुट गिर गया, फूड प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए, रूरल डिमांड बहुत वीक हो गई और महंगाई बहुत बढ़ गई। और आज की इकोनॉमी साल 2009 से वैसे तो कहीं ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, मतलब इम्पैक्ट और भी फास्ट स्प्रेड हो सकता है। इंडिया में मॉनसून सिर्फ एग्रीकल्चर को अफेक्ट नहीं करता है, ये पूरी इकोनॉमी को ही इफेक्ट करता है। वीक मॉनसून का पहला इम्पैक्ट फूड प्रोडक्शन पर आता है और फिर शुरू होता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हमने ऑलरेडी देखा है ऐसे कई बार कि टमाटर 150, प्याज 150, 200 इस तरह से पर किलो के रेट पे चले जाते हैं और ये हिलाता है हमारे घर का महीने का बजट। अब आप इमेजिन कीजिए, ये सब हो रहा है इसके साथ ही साथ जब फ्यूल प्राइस ऑलरेडी वेस्टर्न वॉर की वजह से बढ़ रहे हों, मिल्क प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ब्रेड के प्राइस बढ़ चुके हैं, बहुत सारी छोटी छोटी आम तौर पे इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और ऊपर से अब एल नीनो की वजह से सब्जी के भी अगर दाम बढ़े तो क्या असर पड़ेगा हमारी पॉकेट पर। यानी इन्फ्लेशन इकोनॉमी के हर कोने में स्प्रेड हो रही है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के अकॉर्डिंग इंडिया के लगभग 57% डिस्ट्रिक्ट्स हाई हीट रिस्क जोन में आ चुके हैं। ये डिस्ट्रिक्ट इंडिया की ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी वर्कर्स, फैक्ट्री लेबर, ड्राइवर, फार्मर, बेसिकली हर वो व्यक्ति जो गर्मी में बाहर सड़क पर काम कर रहा है, ऐसे करोड़ों लोग इंडिया में आउटडोर काम करते हैं। वो एक्सट्रीम हीट यानी एक्सट्रीम गर्मी डायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है, कम कर देती है। कंस्ट्रक्शन, लाजमी बात है, कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है, आउटडोर वर्क कम हो जाता है, फैक्ट्रीज में काम कम होता है और कूलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो साथ में एक्सप्लोड करती है, वो अलग। अर्बन हाउस होल्ड्स अपना ज़्यादा पैसा एसी और कूलिंग पर खर्च करते हैं। गवर्नमेंट को हेल्थ केयर और पावर मैनेजमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ता है और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोलॉन्ग्ड हीट स्ट्रेस इंडिया को लगभग $150 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस करवाती है।
यानी हीट वेव अब सिर्फ एक वेदर इशू नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बन चुका है। आरबीआई के पास भी ऐसे में ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक का वर्स्ट नाइटमेयर होता है फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने की चीज़ों की महंगाई, और फ्यूल इन्फ्लेशन। ये एक साथ अगर दोनों आ जाए तो इससे बड़ा खतरा किसी भी देश को होता ही नहीं है। अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ा तो इंटरेस्ट रेट लॉन्गर यानी लंबे समय तक हाई रह सकते हैं। और हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी लोन्स हैं, हमारे कर्ज हैं, ईएमआई, वो सब महंगी हो जाएगी, बोरोइंग महंगी हो जाएगी, और स्पेंडिंग जो है हम जैसे लोगों की, कंज्यूमर्स की, वो वीक होगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा पॉकेट में बचेगा ही नहीं। तो नेचुरली इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्लो होने लगेगी। इंडिया रेटिंग्स ने रिसेंटली प्रोजेक्शन दी है कि इंडिया की ग्रोथ लगभग फाइनेंशियल ईयर 27 में 7.6% से गिर के 6.7% तक भी आ सकती है। और इंडिया जैसी कंट्री के लिए 1% स्लो डाउन भी एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? तो वेल, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया आज 20 साल पहले से स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। इकोनॉमी ज़्यादा सर्विस ड्रिवन है, इरिगेशन इंप्रूव हो चुकी है, टेक आ चुका है, फूड ग्रेन स्टॉक्स लार्जर हैं, बैंक्स हेल्दियर हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, इंडिया एक तरह से प्रिपेयर्ड है। और इसके साथ ही अगर इंडियन ओशन डिपोल पॉजिटिव रहा तो वो एल नीनो के इम्पैक्ट को भी पार्शियली ऑफसेट कर सकता है, यानी थोड़ा कम कर सकता है। यानी ये गारंटी डिजास्टर तो देखिए नहीं है, लेकिन रिस्क डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा है, रियल है। अब ऐसे में स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एल नीनो के आने से पूरी तरह पावर में नेगेटिव में भी जा सकती हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें फायदा भी हो सकता है। तो अगर सुपर एल नीनो आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में वो कौन से सेक्टर्स होंगे वो आज जान लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर पे, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर, यूपीएल, रेलिस इंडिया, इन सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीक मॉनसून का मतलब होता है लोअर सोइंग, मतलब लोअर फर्टिलाइजर डिमांड। इसके बाद ट्रैक्टर एंड रूरल कंजम्पशन सेक्टर, महिंद्रा एंड एस्कॉर्ट्स। वीक रूरल इनकम डायरेक्टली ट्रैक्टर सेल्स को इम्पैक्ट करती है, इसलिए इस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर आती हैं एफएमसीजी कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, डाबर, मैरिको, गोदरेज। बेसिकली कंज्यूमर रूरल डिमांड वीक होने से कंजम्पशन स्लो होती है। फूड कंपनीज जैसे नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि मिल्क, व्हीट, शुगर और एडिबल ऑयल महंगे जब होते हैं तो इन कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर होता है, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसके बाद एविएशन, यस, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट। फ्यूल प्राइसेस हाई रेट रहे तो एयरलाइंस का कॉस्ट शार्पली बढ़ता है, और अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वेस्ट वॉर की वजह से भी एविएशन सेक्टर काफ़ी प्रेशर में ऑलरेडी है। इसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर। अगर आरबीआई रेट कट डिले करता है तो होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, बेसिकली हर तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। अगेन सेल्स एंड डिमांड के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कुछ ऐसे भी लेकिन सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर एल नीनो का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो हैं एसी एंड कूलिंग कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, हिटाची इंडिया, क्योंकि एक्सट्रीम हीट का मतलब होता है रिकॉर्ड एसी सेल्स, तो प्लस प्लस। देन कम पावर कंपनीज, एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी पावर, पावर ग्रिड। क्यों? क्योंकि हीट वेव का मतलब है रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अब ये वो कुछ सेक्टर और कंपनीज हैं जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई हैं, जो एल नीनो से नेगेटिव एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। अब इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है इस सुपर एल नीनो से लड़ने के लिए, ये तो कुछ समय में हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। बट आप इन स्टॉक्स पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि अगर सुपर एल नीनो का पूरी तरह इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा तो इन कंपनीज और इनके जैसी सिमिलर बिजनेस वाली कंपनीज में डेफिनेटली मूवमेंट आ सकती है। आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।